I will discuss about the next topic of the concentration. हम concentration के methods कर रहे थे, methods of the concentration to express the concentration of the solution. 4 methods मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, अभी 5वां मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक कंसेप्ट होती है, इसमें छोटे ही कंसेप्ट है, ये वैसे बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में इसके बारे में पूछा जाता है और इनडायरेक्टली इसको नॉर्मली पूछते हैं। परसेंटेज की कंसेप्ट हम बोलते हैं। आपको पता है परसेंटेज फ्रैक्शन 1 में से निकालते हैं, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं। तो परसेंटेज की जो कंसेप्ट है उसको हम 3 वेज में एक्सप्रेस करते हैं। 3 डिफरेंट वेज होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। एक होती है मास परसेंटेज, परसेंटेज मास भी बोलते हैं जिसको m/m या w/w लिखते हैं। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको m/v लिखते हैं या w/v लिखते हैं। और थर्ड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम v/v उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि न्यूमेरिकल्स में इनडायरेक्टली गिवन होगा कि दिस इज मास परसेंटेज, दिस इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या सिंबली गिवन होगा, तो उसमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट यू कैन कैलकुलेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अमाउंट और सॉल्यूशन, जो भी आपको वॉल्यूम चाहिए, मास चाहिए, मोलैरिटी वगैरह निकालने के लिए, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो इन सब चीजों में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मास परसेंटेज हम पहले देख रहे हैं। देखिए मास परसेंटेज क्या है, हमने लिखा m/m, तो m डिवाइडेड बाय m या w डिवाइडेड बाय w। तो ये जो ऊपर m है ये है सॉल्यूट के लिए और नीचे किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। It is the mass of the solute in grams dissolved in 100 ग्राम of the solution। कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मास सॉल्यूट का है, तो वो आपको देखना होता है। तो दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसको m/m या w/w हम लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2% सोडियम क्लोराइड m/m, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। अब आपको डायरेक्टली सॉल्यूट का मास तो दिया नहीं, ना सॉल्यूशन का मास दिया, सिर्फ आपको ये दे दिया कि 2% सोडियम क्लोराइड m/m और परसेंटेज बाय मास। कैलकुलेट दी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूट, आपको चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास तो आप इससे निकाल सकते हैं, मोलैलिटी की कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में की थी। तो यहाँ पे 2% सोडियम क्लोराइड का बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्यूट है यहाँ पे, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में नॉर्मली सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, नहीं तो स्पेसिफाई करके दे रखा होगा आपको कि ये सॉल्वेंट है, तो नॉर्मली इसमें वाटर ही होता है एज ए सॉल्वेंट। तो 2 ग्राम आपके पास यहाँ सॉल्यूट हो गया, जिसको हम नॉर्मली W2 से इंडिकेट करते हैं। तो 2 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, तो 98 ग्राम क्या हो जाएगा फिर इसमें, क्योंकि दोनों चीजें, जो सॉल्यूट है वो भी मास की यूनिट में है, जो सॉल्यूशन है वो भी मास की यूनिट में है, तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 98 ग्राम क्या हो गया आपके पास, सॉल्वेंट हो गया। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आई होप कि क्लियर होगी पहली कंसेप्ट आपको। दूसरी क्या है इसमें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम m/v लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर है m या w, मीन्स सोल्यूट तो यहाँ मास की यूनिट में होगा, सोल्यूट किसकी यूनिट में, मास की यूनिट में होगा, और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम की यूनिट में होगा, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर वगैरह इसमें हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास 100 मिलीलीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना मास सॉल्यूट का है। इफ यू हैव 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपके पास उसमें कितना मास किसका है, सॉल्यूट का है, वो हमें इस कंसेप्ट से पता लगता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने 2% सोडियम क्लोराइड m/m लिखा, यहाँ पे भी हमने 2% सोडियम क्लोराइड लिखा, लेकिन यहाँ क्या है, m/v है, यहाँ क्या है, m/m है। तो दोनों में मीनिंग चेंज हो जाता है, दोनों में इंटायरली डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ था 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 98 ग्राम क्या आया था सॉल्यूट। यहाँ क्या है, 2 ग्राम ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मैंने लिख भी रखा है 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट तो हो गया मास की यूनिट में और सॉल्यूशन हो गया वॉल्यूम की यूनिट में, तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अब सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेंसिटी चाहिए फिर, तो डेंसिटी की यूनिट
डेंसिटी को यूज करके आप मास बाय वॉल्यूम वाली जो फॉर्मूला है उससे यूज करके आप फिर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे, उसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूट का। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट क्लियर होगी। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि मास की यूनिट में होता है सॉल्यूट और वॉल्यूम की यूनिट में होता है सॉल्यूशन आपका। और थर्ड है इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। V बाय V से हम इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं V बाय V means volume of the solute in milliliter और सेंटीमीटर क्यूब dissolved in 100 milliliter of the solution। कि जो वॉल्यूम है आपके पास सॉल्यूट का 100 मिली, कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट का वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है। तो दोनों चीजें इसमें, वॉल्यूम भी, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट्स की फॉर्म में सॉल्यूट को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम की यूनिट में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास, और नॉर्मली ये वाली कंसेप्ट कहाँ यूज होती है, जब आप लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल को आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो आप लिखा हुआ है जैसे नॉर्मली जो अल्कोहल की बॉटल्स होते हैं, जो लिकर की बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है 10%। जैसे आपके पास है, मैंने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल की फॉर्म में 10% इथेनॉल V बाय V ऐसे लिखा हुआ है बोतल पे, मान लीजिए। तो इससे क्या समझेंगे आप, क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपके पास 100 मिलीलीटर अल्कोहल है जो आप मार्केट से लेके आए हो, उसमें 10 मिलीलीटर तो इथेनॉल है, बाकी 90 मिलीलीटर वाटर है। तो इसमें डायरेक्ट आपने टोटल वॉल्यूम में से माइनस करके किसका वॉल्यूम निकाल लिया, वाटर का वॉल्यूम निकाल लिया आपने, जो कि 90 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का आया और 90 मिलीलीटर सॉल्वेंट का आया, वाटर का, और 10 मिलीलीटर इथेनॉल जो कि यहाँ पे सॉल्यूट है उसका आ गया। तो आप तीनों कंसेप्ट आपके पास हो गई हैं। एक M बाई M, परसेंटेज बाय मास बोलते हैं, दूसरी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और तीसरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीनों कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। जो कंसेप्ट है वो आपके जो क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें कहीं पे भी नहीं है, नाइदर इन द प्रैक्टिकल नॉर इन द थियरी। लेकिन जो नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट है, नॉर्मली मैं बच्चों को करवाता हूँ, जनरली करवाता ही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट है वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, जेईई के लिए जाते हैं, नीट के लिए जाते हैं, या इवन अगर आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर भी अच्छी कमांड चाहिए, या बोर्ड में बहुत अच्छी मार्क्स अगर आपको चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आपको नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट आनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट मोलैरिटी से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की कंसेप्ट याद करिए आप, उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी नॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ये डिफरेंस है। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं आप, वो हम देखेंगे, क्योंकि नई कंसेप्ट आ गई ग्राम इक्विवेलेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। जिसका भी आपने क्या निकालना हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो, तो आप क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट मास डिफरेंट मेथड से निकालते हैं। तो ये चीज इसलिए इसमें जरूरी है, इसलिए नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है इजी बहुत, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है ये। इक्विवेलेंट मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखिए, फॉर एसिड एंड बेसिस, अगर आपके पास एसिड है या बेस है तो उसके लिए इक्विवेलेंट मास हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एसिड एंड बेस, जो भी आपके पास है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। अगर एसिड है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी, और बेस है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एसिडिटी। तो जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप बेसिसिटी एसिडिटी यूज कर सकते हैं। अब बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H, बेसिसिटी किसके लिए, एसिड के लिए। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ
H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एक जो एसिड का मॉलिक्यूल है वो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, वो उसकी क्या है, बेसिसिटी। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 जो कि बहुत फेमस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए, तो 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए तो बेसिसिटी इसकी 2 होगी। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला हमने, 98 इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। तो ध्यान रखने की बात है इसमें। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालते, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हमने कर दिया। तो एसिडिटी किसके लिए यूज करते हैं, बेस के लिए, और वो क्या हो गई, जस्ट लाइक दैट बेसिसिटी। उसी तरह एसिडिटी है, एसिडिटी बेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, उसमें था H पॉजिटिव आयन, इसमें क्या है, ये H पॉजिटिव आयन था, ये क्या है, OH नेगेटिव आयन। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल जो बेस का है वो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, वो उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, आपको पता है, तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो इससे कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, 1। तो इसकी बेसिसिटी होगी 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी 2, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी की एसिडिटी, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी होगी 2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, 1। तो इक्विवेलेंट मास कैसे आया, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकाला, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, एसिडिटी से डिवाइड कर दिया, 37 आ गया। 74 डिवाइडेड बाय 2, 37 आपके पास आ गया। अब सोल्ट्स के लिए हम क्या कैसे करते हैं, सोल्ट्स आपके पास हो तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सोल्ट के केस में आपको पता होगा सोल्ट क्या चीज होती है, जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो सोल्ट जनरली जो सबको पता है वो ये है कि सोल्ट जब एक एसिड को बेस में आप मिक्स करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिक्स कर दिया तो हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर दिया तो एल्युमिनियम सल्फेट हमें सॉल्ट मिल गया, साथ में वाटर मिल गया। तो जब भी एसिड बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो सॉल्ट की खास बात ये होती है कि उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे आप, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ओनली मैंने लिखा है यहाँ नीचे, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे है या तो आपने पॉजिटिव चार्ज लेना है या नेगेटिव लेना है, प्लस माइनस का साइन उसमें नहीं लेना। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट पे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम +3 आयन है और सल्फेट, एल्युमिनियम इसमें +3 है और सल्फेट -2। तो 3 सल्फेट है तो माइनस का 6 हो गया और 2 एल्युमिनियम है तो प्लस का 6 हो गया आपके पास। ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है रेडॉक्स वाले चैप्टर में, तो वो जरूर आनी चाहिए आपको। नहीं आती तो उसको जरूर रिवाइज करें। मैं क्लास 11th के जो वीडियो डालूंगा उनको भी देख सकते हैं आप बाद में। तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आपके पास, 2 है तो टोटल 6। तो टोटल चार्ज इसमें 6 हो गया, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया इसलिए। तो हमने 6 लिया है सिर्फ, ना पॉजिटिव लिया ना नेगेटिव लिया, मैग्नीट्यूड ओनली। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 6। तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आ गया एल्युमिनियम सल्फेट का, इस मोलर मास डिवाइडेड बाय 6। आयन्स अगर आपके पास हो, आयनिक स्पीसीज भी हो सकती हैं जिनके लिए आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास एक तरह से आयन का मोलिकुलर मास ही होता है, लेकिन क्योंकि आयन एक कोई मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए उसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है आयन का, उसका फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस के भी मोलिकुलर फॉर्मूला को हम फॉर्मूला यूनिट ही बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, एक आयनिक सब्सटेंस है, तो यहाँ मोलिकुलर मास ना लिख के अगर हम फॉर्मूला मास लिख देते तो भी ज्यादा करेक्ट होता। मीनिंग एक जैसा ही है दोनों का। तो फॉर आयंस के केस में इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल हो गया बच्चों, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जैसे सल्फेट है उसके फॉर्मूले से मास निकाल लिया हमने 96, तो फॉर्मूला मास हो गया। सल्फर का कितना होता है आपके पास, ये 64 इसके केस में हो गया, सल्फर का 32 हो गया, तो टोटल 96 हो गया और आपके पास 2 से डिवाइड कर दिया तो 48 आ गया। सल्फेट का इक्विवेलेंट मास आ गया, सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास आ गया। अब इसके केस में एक दो और है, वो और बता देता हूं आपको। तो देखिए जो नेक्स्ट इसमें हम नॉर्मलिटी में निकाल रहे हैं, जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने किसके लिए कर लिया,
हमने सॉल्ट के लिए कर लिया, हमने आयंस के लिए कैलकुलेट कर लिया, हमने एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन कर ली। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके पास हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस सेल्फ एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके केस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। अब या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, खुद को रिड्यूस करता है, तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से, जिसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास KMnO4 है, परमैग्नेट आयन है, जो कि पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 से मिलता है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 तीन मीडियम्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बिहेव करता है। आप सबको पता होगा इस बारे में, नहीं पता तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये परमैग्नेट आयन है आपके पास, जो कि पोटेशियम परमैग्नेट से मिलता है। एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव आयन है। 5 इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्सचेंज हो गया। देखिए 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का +7 है। जिस बच्चे को नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 है। यहाँ कितना है? +2 है। तो +7 से +2 पे कब आएगा? बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया यहाँ पे, और ये Mn2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला मास परमैग्नेट आयन का 119 डिवाइडेड बाय 5 हमने कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से हमने डिवाइड किया। अगर KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना हो इससे, तो KMnO4 का भी निकल जाएगा, क्योंकि ये KMnO4 से ही मिलता है हमें, पोटेशियम परमैग्नेट से मिलता है हमें। ये पोटेशियम परमैग्नेट है KMnO4। ये इसका मोलर मास है 158 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास 31.6 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का। इस तरह से तो आप निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी का अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू V। इक्विवेलेंट मास किसका आएगा? ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो W2 एक बार फिर से वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में मोलैरिटी वाली कंसेप्ट्स में बताया हुआ आपको कि W2 क्या है? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किसके लिए कैसे इक्विवेलेंट मास आप निकालते हैं। न्यूमेरिकल के हिसाब से आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। V हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये 1000 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास। अब जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था आपको, तो फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं आप। W2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के हिसाब से अगर आप इस फॉर्मूले को लिखें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय, ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिख लिया। मोलर गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसको हम क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है आपके पास। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो और लिख देता हूं यहाँ पे। ग्राम इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम 1000। अगर वॉल्यूम को लीटर में लें तो आपके पास क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V। ये किसमें होगा? इन लीटर। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या ये फॉर्मूला आपके पास W2 into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू V, या ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे आपको कन्वीनियंट है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये रिलेशन लिखा है, देखो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मोलर मास से इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी और मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होती है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब n फैक्टर क्या चीज है? यहाँ पे n फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी फैक्टर। n फैक्टर क्या है बच्चों? नॉर्मेलिटी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी फैक्टर क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं नॉर्मेलिटी फैक्टर को। जो हमने पढ़ा बेसिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी एसिड में, एसिडिटी बेस में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सॉल्ट के केस में, आयन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमने पढ़ा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हमने पढ़ा। ये सब
बेसिसिटी, एसिडिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये सब क्या है, एन फैक्टर है उनके। तो जैसे यहाँ पे आप KMnO4 के ऊपर आए तो KMnO4 का एन फैक्टर क्या है, यहाँ 5 है। एन फैक्टर क्या है KMnO4 का, 5। तो अगर आप डायरेक्ट मोलैरिटी निकालें इसकी, आपको KMnO4 की मोलैरिटी गिवन हो तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी आ जाएगी, या नॉर्मेलिटी गिवन हो तो उसको 5 से डिवाइड करके मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास, इस फॉर्मूले से। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, हम उसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का, जो किससे बनाया हुआ है, 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया हुआ है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपको उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, W2 × 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू V। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, अगर हम इस आंसर को देखें तो W2 इसमें क्या हो गया बच्चों, 0.49 ग्राम। वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, 100 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के भी दिखाया था। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप सीधा इसमें मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, मोलर मास इसका 98 है डिवाइडेड बाय 2, तो 49 हो गया आपके पास। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, सारी चीजें आपके पास गिवन है। देखो W2 है 0.49 ग्राम, 1000 हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया 49, V हो गया 100। तो आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.49 into 1000 डिवाइडेड बाय 49 into 100। तो ये 0.49 को मैंने डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 आ गया। ये 49 से 49 क्रॉस कर दिया, ये 100 क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया 10, ये आ गया 1/10। नॉर्मेलिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/10। 1/10 या 0.1 नॉर्मल कह लीजिए आप इस सॉल्यूशन को। तो ये नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट कर ली। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी बच्चों, मोलैरिटी होगी, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब तो 1/20। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो इसकी नॉर्मेलिटी तो होगी 0.1 और मोलैरिटी होगी 0.05। तो आप निकाल सकते हैं, यहां से हमने नॉर्मेलिटी रख दी 1/10, एन फैक्टर 2 है, 2 को इधर लेके आए तो आपके पास कितना हो गया, 1/20। तो आई होप कि नॉर्मेलिटी की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। इसको ध्यान से पढ़ें, बार बार सुने, समझें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एम्फसाइज करके मैं जो हमारी जो कंसेप्ट है वो है स्ट्रेंथ। पहले हमने नॉर्मेलिटी की, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि कितना मास आपने सॉल्यूट का लिया है और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, या 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास सॉल्यूट का आपने डिसोल्व किया उसके अंदर। सो अमाउंट ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास। जिस भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है उसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। M2 मैंने लिख भी रखा है, वेयर M2 इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। या फिर आप नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। यूनिट इसकी भी ग्राम्स पर लीटर होगी। अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 0.05 मोलर और 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। आपको पता है 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इतनी मोलैरिटी है तो इतनी नॉर्मेलिटी होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होती है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। आप देखिए स्ट्रेंथ इस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की, हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 0.05 और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 98 है। तो 98 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 5/100 इंटू 98। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा
4.9 ग्राम्स पर लीटर। कितना है बच्चों? 4.9 ग्राम्स पर लीटर आ गया आपके पास। अब आप स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे नॉर्मेलिटी से, तो देखिए 0.1 नॉर्मेलिटी है, इक्विवेलेंट मास इसका 49 होता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला आपने? इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकाला आपने? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या बेसिसिटी कह लीजिए आप। n फैक्टर यहाँ पे क्या है? इसकी बेसिसिटी है, जो कि कितनी है? 2 है। तो 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 49। तो इसको मैंने यूज किया यहाँ पे 49 को, तो ये वैल्यू एक बार फिर से क्या आ गई? 4.9 ग्राम्स पर लीटर। तो आई होप कि स्ट्रेंथ की जो कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारी है वो है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जो 8th हमारी कंसेप्ट है वो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। तो मोलैरिटी इक्वेशन देखिए इस तरह से होती है, M1V1 over N1 इज इक्वल टू M2V2 over N2। एक इक्वेशन तो ये हो गई है, या दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं M1V1 into E1 इज इक्वल टू M2V2 E2। सिंबल आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, मीनिंग वही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है देखिए अब इनका मीनिंग, वेयर M1 and M2, M1 and M2 ये है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट एंड मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन, या सब्सटेंस कह लीजिए आप। सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी या सब्सटेंस की मोलैरिटी जो हमने लिया। V1 और V2 क्या है? V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम ऑफ, क्लियर है, पहले से ही पता लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सब्सटेंस या सेकंड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। पहले और दूसरे की मोलैरिटी, पहले और दूसरे का वॉल्यूम, और N1 और N2 इसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। N1 and N2 आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सब्सटेंस इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो है। सो N1 एंड N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बताया मोलैरिटी इक्वेशन में M1 और M2 हमने क्या किया? मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सेकंड, V1 एंड V2 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, और E1 और E2 और लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने। E1 और E2 क्या है? आर द नॉर्मेलिटी फैक्टर ऑफ फर्स्ट एंड नॉर्मेलिटी फैक्टर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। N1 और N2 मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो पहला और दूसरा सब्सटेंस है उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं पता होती, बच्चे को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं पता होती, उसका n फैक्टर पता होता है सब्सटेंस का, तो उसके केस में फिर दूसरे वाले इक्वेशन आप M1V1 E1 इज इक्वल टू M2V2 E2 आप यूज कर सकते हैं। दोनों से रिजल्ट सेम आता है। अब ये आपके पास है नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पे एक बार फिर से उसी तरह से N1 और N2 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड, V1 और V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। अब इन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशंस का यूज कहाँ पे होता है? इनका नॉर्मली यूज होता है बच्चों जब आप डाइल्यूशन करते हैं।
जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कोई भी XYZ सॉल्यूशन आपके पास है, टीचर ने आपको दे दिया कोई सॉल्यूशन कि ये इतनी मोलैरिटी है, इतनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन आपके पास है, 200 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर है, 1 लीटर है, जितना भी है, और अब आपको बनाना है X मोलैरिटी का आपके पास दिया हुआ है और Y मोलैरिटी का आपको बनाना है, तो बना के लाइए फिर आप। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना वाटर मिक्स करना है, या टीचर ने बोल दिया कि इसमें 2 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो बताइए कितनी मोलैरिटी होगी, ये क्वेश्चन में आ गया। तो फिर आपको ये वाली इक्वेशंस यूजफुल होंगी, ये वाली इक्वेशंस आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और जो टाइट्रेशन आप करते हैं, टाइट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स में आते हैं 11th और 12th में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, टाइट्रेशन आप बोलते हैं, उनमें भी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज होता है। तो एक क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.001 मोलर 200 मिलीलीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन if it is diluted with 800 मिलीलीटर वाटर। अगर आपके पास इतनी मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और उसको फिर डाइल्यूट कर दिया 800 मिलीलीटर वाटर से, तो आप बताइए जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, इसमें मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, तो ये M1 आपके पास यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी और फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए 0.001 मोलर आपके पास सॉल्यूशन है। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना है, 2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है इस तरह से ब्रेक होता है, अगर नहीं पता हो तो आप ब्रेक करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एक मॉलिक्यूल से कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो एसिडिटी है, क्योंकि बेस है तो इसकी एसिडिटी 2 है, एन फैक्टर 2 है, तो एन फैक्टर 2 है, तो इसको 2 से, मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसमें, 0.002 नॉर्मल। तो जो आपके पास 200 मिलीलीटर इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन था, उसकी नॉर्मेलिटी ये हो गई, उससे डबल हो गई। तो आपके पास फिर वॉल्यूम कितना है, V1 कितना है, 200 मिलीलीटर, वॉल्यूम आपके पास ये हो गया। अब आप देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालनी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, आपको क्या निकालना है, M2 मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन निकालनी है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, और क्या निकालनी है आपको, नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन निकालनी है आपको। अब वॉल्यूम V2 कितना हो गया, देखिए 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन तो पहले था, अब 800 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 200 प्लस 800 कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। तो V2 आपके पास कितना हो जाएगा इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे, V2 होगा जो फाइनल सॉल्यूशन बना आपका वो, क्योंकि आपको उसी का निकालना है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी उसी की आपको निकालनी है। तो 200 प्लस 800 आपके पास हो गया 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखेंगे आप, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इफ इट इज डाइल्यूटेड विद 800 मिलीलीटर वाटर। एक तो ये लैंग्वेज होगी, मतलब 200 में 800 वाटर ऐड कर दिया हमने 800 मिलीलीटर। या दूसरी तरह से आपको लिखा होता, इफ इट इज डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड विद नहीं, डाइल्यूटेड टू 1000 मिलीलीटर, तो इट मीन्स आपने 200 का 1000 बना दिया, तो उसमें भी 800 मिलीलीटर वाटर ही ऐड किया आपने। तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से आपने रीड करना है। तो 1000 मिलीलीटर आपके पास V2 हो गया। अब आप इक्वेशन लगा देंगे, देखिए मोलैरिटी इक्वेशन में लगा रहा हूं, M1 V1 E1 इज इक्वल टू M2 V2 E2, ये इक्वेशन लगा दी। हमें नहीं पता कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसमें क्या है, ना क्वेश्चन में गिवन है, ना हमें पता है, ना हमें जरूरत है, तो हम दूसरे मोलैरिटी इक्वेशन इसमें अप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली। तो आप देखिए M1 हमें पता है, V1 हमें पता है, एन फैक्टर दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों साइड में सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। क्यों है दोनों साइड में सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, दोनों साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इधर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इधर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके वाटर डाल के आपने उसी को डाइल्यूट किया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, तो एन फैक्टर दोनों केसेस में 2 है, तो एन फैक्टर इसका और इसका दोनों का सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा, M2 क्या आएगा, M1 V1 डिवाइडेड बाय V2।
और M1 आपके पास कितना है बच्चों, देख सकते हैं आप 0.001 और वॉल्यूम पहले का कितना है 200 मिलीलीटर और V2 आपके पास टोटल कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। तो ये आप डिवाइड करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया ऊपर 10 की पावर -3 हो गया डिवाइडेड बाय 2 और फर्दर आगे आप सोल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 और फर्दर सोल्व करना चाहें तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -4। ये आपके पास मोलैरिटी आ गई, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इतना मोलर हो गया आपके पास। तो आपने M2 निकाल ली। इसी तरह से आप N2 निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। देखो यहां से नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाए बगैर भी आप कर सकते थे, कैसे n फैक्टर का यूज करके। अब आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता लगी और नॉर्मेलिटी उससे डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -4 मोलैरिटी आ जाएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की N2 मतलब। अब यहां भी आप देखिए N2 आपके पास कैसे आ जाएगी। N2 का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये आपके पास N1V1 डिवाइडेड बाय V2 और N1 कितना है बच्चों, देखो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 0.002 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपके पास कितना है इसमें 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया आपके पास। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3, ये क्रॉस हो गया आपके पास, ये 5 आ गया, नीचे 5 आ गया आपके पास। ये इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये आपके पास हो गया 20 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4। ये आपके पास आंसर आ गया, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई आपके पास, N2 आ गई आपके पास। ये इसमें एक चीज आप देखिए, ये यहाँ पे हमने इससे क्रॉस करके 2 लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा आपके पास और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलैरिटी होगी और नॉर्मेलिटी इससे डबल होती है जैसे मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने वाला 4 इंटू 10 की पावर -4, ये 2 इंटू 10 की पावर -4। तो ये मोलैरिटी आ गई रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, ये आपके पास आ गई नॉर्मेलिटी। आई होप ये वाली कंसेप्ट आपको क्लियर होगी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन की जो इसमें एप्लीकेशंस है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, वो है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर आपको मिक्सचर दे रखा हो, 2 और मोर सॉल्यूशन मिक्स कर रखे हो, 2 एसिड्स, 3 एसिड्स, 4 एसिड्स, 5 एसिड्स या 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस मिक्स कर दिया, कोई और सॉल्यूशन आप 2 मिक्स कर दिए, 3, 4 मिक्स कर दिए, उनके केस में आप इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला हमने, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो टोटल वॉल्यूम नीचे और M1, M2, M3 ये क्या है, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी सॉल्यूशन आपने मिक्स किए सबकी मोलैरिटी होती चली जाएगी और ये सबके V1, V2, V3 क्या है, सबके वॉल्यूम है। इसी तरह से नॉर्मेलिटी और मिक्सचर आप निकालेंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस सो करके आपके पास सम करते चले जाएंगे, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। N1 और N2 एक बार फिर से क्या है, N1, N2, N3, N4 क्या है, ये नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी सॉल्यूशन मिक्स किए हैं सबकी नॉर्मेलिटी रिस्पेक्टिवली। अब ये इक्वेशन कहाँ यूज करें होनी है, कहाँ पे यूज करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर एसिड को बेस में मिक्स कर दिया, बेस को एसिड में मिक्स कर दिया, तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन की कंसेप्ट आती है जो अपने पीएच में पढ़ी हुई है क्लास 11 में, जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर उसमें, तो उसमें अलग तरह से हम लेके चलते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन कब अप्लाई होंगी, जब आपने एसिड को एसिड में या बेस को बेस में, मतलब सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स किया, तब आप इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेट molarity and normality of the mixture if 100 milliliter of 0.05 molar sulfuric acid is mixed with
400 मिलीलीटर ऑफ 0.001 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 100 मिलीलीटर इसका, 400 मिलीलीटर इसका मिक्स कर दिया आपने। तो आपको मिक्सर की मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी वो देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेंगे। तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या है। M1 हमारे पास क्या है बच्चों, M1 ये हमारे पास है पहले 0.05 मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट। M2 हमारे पास क्या है बच्चों, M2 ये है देखिए 0.001, ये मोलैरिटी फर्स्ट की, सेकंड की। V1 हमारे पास कितना है बच्चों, V1 है 100 मिलीलीटर और V2 हमारे पास कितना है 400 मिलीलीटर। ये आपके पास है V1 V2 और M1 M2। तो आप मिक्सर की निकालेंगे मोलैरिटी, कैसे आएगी बताइए। मोलैरिटी ऑफ मिक्सर फॉर्मूला आपने लगा दिया, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि दो ही सॉल्यूशन मिक्स किए तो ये फॉर्मूला बनेगा। और आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आपके पास क्या हुई, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर वैल्यूज पुट करेंगे आप। M1 क्या है आपके पास 0.05 है, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर है, प्लस M2 कितना है 0.001 है, वॉल्यूम कितना है आपके पास 400 मिलीलीटर है, डिवाइडेड बाय ये 100 और ये 400 तो ये 500 आपके पास। तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो किसकी मोलैरिटी आ जाएगी, मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास ये। सो यू गेट द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, कैलकुलेशन करके आसानी से हो जाएगा ये। इसी तरह से इसमें नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे आप, तो उसके लिए आपको N1 चाहिए और N2 चाहिए। तो N1 कितना आएगा, अब देखो आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड एक बार फिर से हम पहले भी कर चुके हैं कि इसका N फैक्टर 2 है। तो N फैक्टर 2 है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, ये जो मोलैरिटी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। N1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी बेसिसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, N फैक्टर 2 है। तो हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, N फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दैट मोलैरिटी। तो ये आपके पास कितनी आ गई बच्चों 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया N1। और N2 कितना आ गया आपके पास, देखो मोलैरिटी है इसकी 0.001 और N फैक्टर है 2 आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.002 नॉर्मल आपके पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वो वॉल्यूम वही है हमारे पास V1 और V2 100 प्लस 400। तो आपने नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे आप, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो आप देखिए इसमें हमारे पास N1 V1 ये 0.1, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, ये आपके पास 0.002 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 500। तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा ये। अब या तो आप ये कैलकुलेशन कर लेते या यहां से भी निकाल सकते थे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। यहां से कैसे निकालते, क्योंकि N फैक्टर आपको पता है। तो ये जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। या पहले आपने नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल ली तो उसको 2 से, नॉर्मेलिटी को 2 से डिवाइड कर दे, N फैक्टर से डिवाइड कर देंगे आप, N फैक्टर यहाँ 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते तो ये आ जाता। तो दोनों में से एक कैलकुलेशन कर लेंगे तो दूसरा N फैक्टर का यूज करके अपने आप भी आ सकता है, नहीं तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक दो फॉर्मूला और बता देता हूं मैं जो नॉर्मली डायरेक्टली यूज होते हैं। देखिए आप, जो मोलैरिटी आपको निकालनी है, कई बार परसेंटेज गिवन होती है, जैसे मैंने परसेंटेज की कंसेप्ट आपको सिखाई, तो परसेंटेज गिवन होती है तो उसकी केस में परसेंटेज मास मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू डेंसिटी, परसेंटेज मास मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज से क्या आ जाएगी आपके पास, मोलैरिटी आ जाएगी। कई बार मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है आपको डायरेक्ट, तो वो भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से। नहीं तो कंसेप्ट का यूज करके भी मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं आपको। मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं आप। देखिए 1000 M, M है यहाँ पे मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, M इंटू M2 माइनस 1000 D
डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। ये एम मोलैरिटी है, ये एम डी मोलैरिटी है, ये M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। डी क्या है, डेंसिटी है आपके पास। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और डी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है। तो डेंसिटी का और मोलैरिटी का यूज करके आप डायरेक्टली मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को आप चेंज करके मोलैरिटी से मोलैरिटी या मोलैलिटी से मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ परसेंटेज से इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज का और डेंसिटी का यूज करके। तो आई होप कि जो कंसंट्रेशन की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12th में हैं तो इनको पढ़िए। अगर आप क्लास 11th में 10th से अभी 11th में आए हैं तो 11th के बच्चे भी इनको सबको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 11th के लिए भी ये उतनी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। क्योंकि 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये है कंसेप्ट। और देखो कंसंट्रेशन की जो कंसेप्ट हैं वो 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो है ही। इसके अलावा ये बहुत सारी जगह दूसरी जगह पे यूज होती हैं। जैसे आपके पास इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें यूज होते हैं। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यूज होते हैं। इसके अलावा 12th में आप जाएंगे तो 12th में सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें यूज होंगे, कहीं पे यूज होती हैं कुछ। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको बार बार देखिए और रिवाइज करिए। 11th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, 12th के भी देख सकते हैं। थैंक यू।